आज हम लोग सीखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन हमेशा जब आप डोमेन और रेंज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस समय इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बाद में कैलकुलस में लिमिट में भी इसकी बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो जैसे आप लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये इसका जो सिंबल होता है, सिंबल ये इस तरह से होता है। तो किसी भी नंबर का, जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए कि 8.2, इसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा ये निकालने के लिए सबसे अच्छा उपाय इसका है कि आप इसको नंबर लाइन पे देखिए। नंबर लाइन कर दीजिए, ये है 8, ये है 9, ये है 7। तो कोई भी जो भी नंबर है वो नंबर लाइन पे कहीं होगा। तो ये है 8.2, तो यहां पे है मान लीजिए कि 8.2। तो इसके ठीक बाएं वाला, लेफ्ट वाला, इसके ठीक लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 8 है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। अगर आप निकाल रहे हैं 9.6, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 9.6। यहां पे 10 होगा, ये 9.6 यहां पे कहीं होगा, 9.6। इसके ठीक लेफ्ट वाला कौन सा इंटीजर है? 9। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों बोलते हैं, जबकि लेते तो हैं 9.6 है तो 9 ले लेते हैं, इससे छोटा वाला 9 लेते हैं। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि जब आप यहां पे जैसे 9.6 के पीछे जो इतना भी इंटीजर है, ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये इनफाइनाइट इंटीजर्स इसके लेफ्ट साइड में है। इन इंटीजर में सबसे बड़ा वैल्यू जो इंटीजर है वो कौन सा है? 9 है। इसीलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछे कोई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4, इसका कितना होगा वैल्यू? इक्वल टू 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.2, इसका कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि इसके ठीक इमीडिएट लेफ्ट में, जैसे नंबर लाइन पे यहां डाल दीजिए 4, 5, ये है 4.2, तो इसके ठीक लेफ्ट में कौन सा नंबर है? 4 है, तो ये 4 हो गया। अब आएगा लेटेस्ट से जो -2.3, इसका कितना होगा? यहां पे हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं और इसको लिख देते हैं -2। ये गलत है। कभी भी जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप देख रहे हैं, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कभी भी डायरेक्ट मत लिखिए। जब माइनस का केस आता है तो इसको हमेशा नंबर लाइन पे देखिए। ये है -2, -3, ये है -1, ये है 0, ये है 1, इस तरह से होता है नंबर लाइन पे। तो -2.3 यहां पे कहीं होगा, ये नंबर होगा -2.3। इसके ठीक लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? यहाँ पे -3 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3 इज इक्वल टू -3 होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6.7, इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा -7। समझ रहे? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई बोले आपको, तो इसका वैल्यू कितना होगा? पाई का वैल्यू होता कितना है? 3.14 कुछ इसके आगे। तो इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रल पार्ट 3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे -पाई, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा कितना होगा? तो इसको यहां पे लिखिए, -3, ये है -4, ये है -2। इसका वैल्यू होता कितना है? -3.14, इस तरह से। तो यहां पे कहीं होगा -3.14, ठीक है। तो इसके ठीक इमीडिएट लेफ्ट वाला, तो ये वैल्यू होगा -4, तो यहां पे उसका वैल्यू हो जाएगा -4। तो हम लोगों को मेन चीज यहां पे क्या पता चला कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं हम लोग किसी फंक्शन का, ठीक है, किसी x का, तो इसका वैल्यू, अगर ये इंटीजर है, अगर x इज एन इंटीजर, ठीक है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर ये 4 लिख रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 4। नंबर लाइन पे ये 3 है, ये 4 है, तो इस नंबर के इमीडिएट लेफ्ट में तो ये डायरेक्ट इंटीजर यही है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे 3.12 इसका निकाल रहे, 3.12, तो इसके ठीक लेफ्ट में देखना है। दो चीजें हैं, अगर पॉइंट में कोई चीज है, 3.12, 6.7, 8.9 कुछ भी है पॉइंट में, तो उसके ठीक इमीडिएट लेफ्ट वाला जो इंटीजर होगा वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। और अगर कोई नंबर डायरेक्ट इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर डायरेक्ट वो इंटीजर ही होगा। यहाँ पे जैसे 4 है, तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8 इक्वल टू 8, 9 इक्वल टू 9।
अब ये बताइए, एक क्वेश्चन यहां पे है कि अगर x का वैल्यू 1.1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू 1.2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू 1.4 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह से अगर x का वैल्यू 1.9 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब लेकिन अब x इक्वल टू 2 हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं? एक पैटर्न यहां पे देखिए कि जब x का वैल्यू या x बिलोंग्स टू, मान लीजिए कि 1 से शुरू हुआ ये, ठीक है, 1 से 2 तक, 2 को इंक्लूड मत कीजिए और 1 को इंक्लूड कीजिए, तो ग्रेटेस्ट x इक्वल टू अगर 1 है तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इंटीजर है, इसका डायरेक्ट ये 1 हो जाएगा। तो अगर x बिलोंग्स टू 1 से 2 को नहीं ले रहे क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहां पे कितना होगा? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब अगर x बिलोंग्स टू 2 से 3 के बीच में होगा यहां पे, और 2 इंक्लूड होगा और 3 नहीं होगा क्योंकि 3 का फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, तो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2। फिर x बिलोंग्स टू अगर 3 से 4 तक है इस तरह से, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा? यहां पे 3 हो जाएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। देखिए, अब नेक्स्ट देखिए कि जब आप यहां पे 2 3 के बीच में जाइए, 2 3 के बीच में, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? यहां पे y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 मतलब क्या? पैरेलल टू x एक्सिस, और ये हो जाएगा y इक्वल टू 2। लेकिन ये पॉइंट कहां पे होगा? 2 के ऊपर ये इंक्लूड होगा, क्योंकि यहां पे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 होता है वो उसका वैल्यू 2 होता है, लेकिन 3 पे 3 नहीं होता है, वो 2 होता है, तो यहां पे ये इंक्लूड हो गया, और इसके ठीक ऊपर में यहां पे ये एक्सक्लूड हो गया। ठीक उसी तरीके से जब 3 4 है यहां पे, ठीक है, x का वैल्यू, तो इसका वैल्यू 3 है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, तो ये हो जाएगा यहां पे कितना? यहां पे इंक्लूड हो जाएगा और फिर यहां पे इस पॉइंट पे एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये पैटर्न यहां पे जब आप पीछे की तरफ जाइएगा 0 से 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहां पे 0, तो ये इस तरह यहां पे बनाइए, ये इंक्लूड हो गया, ये एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, यहां पे फिर आइए, ये इंक्लूड होगा, ये एक्सक्लूड होगा। ठीक है, यहां पे फिर आइए, यहां पे ये इंक्लूड होगा, ये एक्सक्लूड होगा। तो इस तरह से ये स्टेप वाइज इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए कि ये पॉइंट देखिए, ये कौन सा है? ये लाइन, ये जो लाइन है, ये क्या इक्वेशन है इसका? y इक्वल टू एक्स। इसका काम आएगा बाद में, इसलिए मैं बता रहा हूं। इस फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू कितना होगा? डोमेन तो किसी भी नंबर का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकते हैं, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक कुछ भी, तो इसका रियल ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका आप निकाल सकते हैं? 1 2 3 1.2 माइनस 1.2, जो भी आप बोल सकते हैं नंबर, उसका निकाल सकते हैं। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। इसका रेंज कितना होगा इस फंक्शन का? इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? जब भी आप कोई भी यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हैं यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कितना आता है? या तो 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, 4 -1 -2 इस तरह से आता है। तो इसका मतलब वो सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा इस फंक्शन का? इंटीजर। आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में। किसी भी फंक्शन को हम लोग जनरली किस तरह से डिनोट करते हैं? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये सिग्नम है तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं SGN ऑफ x, सिग्नम ऑफ x। और ये एक फंक्शन है तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन होता होगा। किसी भी फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि इसमें क्या इनपुट डालने से इसका क्या आउटपुट होगा, वो उस फंक्शन का डेफिनेशन होता है। तो सिग्नम ऑफ x फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं? इसका वैल्यू होता है -1 अगर ये जो x इसके अंदर है, x इज लेस देन 0 होता है, मतलब निगेटिव होता है। ठीक है, ये 0 होता है जब x इक्वल टू 0 होता है। ये पॉजिटिव 1 होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन का दो पार्ट होता है, एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज। तो इसमें ये है डोमेन कि वैलिड इनपुट क्या है? x लेस देन 0, मतलब
निगेटिव वैल्यूज, तो उसका रेंज कितना होगा, -1। यहाँ -1 रेंज ही है ना, जो भी आउटपुट फंक्शन देता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो x लेस देन 0 डोमेन के लिए इसका रेंज कितना होगा, -1। उसी तरह x इक्वल टू 0 अगर डोमेन है तो इसका रेंज कितना, 0। x ग्रेटर देन 0 है तो इसका रेंज कितना, 1। ठीक है, तो इस फंक्शन का सिर्फ 3 ही आउटपुट आ सकता है। क्या क्या आ सकता है, -1, 1 एंड 0। यही 3 चीज आ सकता है ना। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ये x है और ये f ऑफ x है, ठीक है। इसके अंदर आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालिए, 1, 2, 2.1, 3, 4, कुछ भी आप डालेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये 1 क्या है, ग्रेटर देन 0, 2 क्या है, ग्रेटर देन 0, 2.1 ग्रेटर देन 0। तो इस सब का वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 1, 1, 1, 1, 1। ये बोलता है कि x अगर 0 हो जाए, ये एक सिंगल केस इस तरह से है कि x अगर 0 होगा तो f ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। और कोई भी निगेटिव वैल्यू, निगेटिव मतलब -1, -1.2, -1.33, कुछ भी, -4, कोई भी वैल्यू हो तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1। हर एक का क्या होगा, -1, -1, -1। समझ में आ रहा है। तो बहुत ईजी है ये फंक्शन। और इसको इस तरह से देखने के बाद हमको क्या पता चलता है कि इस फंक्शन का डोमेन कितना होना चाहिए। डोमेन क्या होगा इसका, नंबर सिस्टम में रियल नंबर में क्या हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं और 0 हो सकता है। यही तो हो सकता है। ये जो नंबर लाइन पे हम लोग यहाँ -∞ से +∞ करते हैं, इसके बीच में क्या हो सकता है, कोई एक यहाँ पे 0 होगा, कोई यहाँ पे इधर की तरफ पॉजिटिव होगा, इधर की तरफ नेगेटिव होगा। ठीक है, ये 3 चीज हो सकता है ना। इट मीन्स इसका डोमेन ये हर एक चीज के लिए वैलिड है, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, R। ठीक है, R मीन्स ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और इसका रेंज कितना हो जाएगा, अब ये बताइए कि इसका रेंज क्या होगा। रेंज क्या होगा इसका, सिर्फ 3 ही वैल्यू यहाँ पे, जो भी आउटपुट आता है किसी फंक्शन का उसके डोमेन के ऊपर, उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो रेंज इसका कितना हो जाएगा, -1, 0 एंड 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब ये देखिए कि इस फंक्शन को हम लोग इस तरह से भी यहाँ पे डिफाइन करते हैं। किस तरह से करते हैं, इसी चीज को दूसरे तरीके से हम लोग लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं कि सिग्नम ऑफ x इक्वल टू mod x डिवाइडेड बाई x, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो, और इक्वल टू 0 अगर x इक्वल टू 0 है तो। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 x लेस देन 0 पॉजिटिव, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव 1, और ये x इक्वल टू 0 तो 0। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखे हैं। ये होगा कि नहीं, ये चेक कीजिए। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे जब mod x आ गया तो mod x का इन्वॉल्वमेंट जब भी आता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों चीज पे चेक करना पड़ेगा। तो x जब नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कि x या तो पॉजिटिव हो सकता है या x नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो जब x पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0 तो mod x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x। तो फिर यहाँ पे सिग्नम ऑफ x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, x डिवाइडेड बाई x। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या बच जाएगा, 1। समझ में आ रहा है। और जब x लेस देन 0 होगा तो फिर -1। तो फिर तो वही हो गया ना कि जब x लेस देन 0 है तो -1। ठीक है, और जब x पॉजिटिव 0 है तो +1 यहाँ पे, और फिर x इक्वल टू 0 पे 0, क्योंकि यहाँ पे तो 0 बाई, अगर 0 यहाँ पे अगर पुट करके देखेंगे तो फिर ये 0 बाई 0 हो जाएगा, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये केस तो हम लोग कंसीडर कर ही नहीं सकते, तो इसके लिए एक अलग से इक्वल टू 0 होगा जब x इक्वल टू 0 होगा। सिग्नम ऑफ x इक्वल टू तो ये होता है, इस तरह का इसका डेफिनेशन है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या होगा, 3 कंडीशन है। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं x इक्वल टू 0, तो ये 0 सबसे इजी है। तो ये पॉइंट क्या है, x जब 0 होगा तो इसका वैल्यू बोल रहा है 0, यानी कि ये पॉइंट 0 है, 0 0, यहाँ पे y 0 x 0। ठीक है, तो ये हो गया एक ग्राफ। ठीक है, एक क्या है, उसके बाद क्या है कि x जब लेस देन 0 होगा, यानी कि लेस देन मतलब क्या है, y एक्सिस के इधर की तरफ,
इधर क्या है, ये लेस देन जीरो है, तो उस पे वैल्यू कितना होगा, -1, यानी कि ये -1 मतलब क्या है, y इक्वल टू -1, ठीक है, y इक्वल टू -1 व्हेन, जब x लेस देन जीरो होगा, ठीक है। तो y एक्सिस पे एक वैल्यू होगा यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे होगा -2, इस तरह से कोई वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि y x जब लेस देन जीरो है तो y का वैल्यू कितना है, -1, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, ये -1 है, और जितना भी वैल्यू है x लेस देन जीरो, मतलब -1, -2, यहाँ पे जो भी वैल्यू है -1, -2, -3, कोई भी निगेटिव वैल्यू जो जीरो से कम है इधर की तरफ, उसका एक कांस्टेंट वैल्यू -1, ये यहाँ पे -1 ही होगा, ठीक है। इट मींस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। वैसे भी y इक्वल टू -1 लाइन, ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू -1 लाइन है ये, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एक चीज ये देखना है कि x लेस देन जीरो के लिए, इक्वल टू जीरो के लिए नहीं है, तो यहाँ पे ये हॉलो होगा, 1 पे ये, जीरो पे ये डिफाइन नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक जीरो से पहले ये डिफाइन है, तो इस तरह का ग्राफ होगा यहाँ पे। अब देखिए सिमिलरली x जब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब y एक्सिस के आगे की तरफ इधर पॉजिटिव होता है, इधर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, इधर की तरफ क्या होता है, नेगेटिव, समझ में आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि जब ये कंडीशन होगा तो y का वैल्यू 1 होगा, यानी कि y इक्वल टू 1, तो इधर की तरफ, ठीक है, ये y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 लाइन है, समझ में आ रहा है। और फिर यहां पे ये हॉलो होगा ना, क्योंकि ये x ग्रेटर देन स्ट्रेटली है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं, इक्वल टू पे जीरो वैल्यू है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, f ऑफ x इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, समझ में आ रहा है। जीरो पे जीरो वैल्यू होगा, और फिर जीरो से पहले के लिए ये हो गया ग्राफ, और जीरो के आगे के लिए ये हो गया ग्राफ, समझ में आ रहा है। तो अब ये इस पे क्वेश्चन किस तरह का बनता है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसके अंदर ये सिग्नम ऑफ x, तो ये सिग्नम ऑफ f ऑफ x भी हो सकता है, सिग्नम ऑफ f ऑफ x, ठीक है, इसके अंदर कोई भी फंक्शन हो सकता है, x² हो सकता है, mod x हो सकता है, x² + 1 हो सकता है, जो भी फंक्शन डिफाइंड है वो इसके अंदर आ सकता है, और उसका सिग्नम हम लोग निकालेंगे, मतलब साइन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग फिर इसी तरीके से यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेम टू सेम, -1, 0 और 1, और यहाँ पे x के जगह पे क्या हो जाएगा, अगर ये फंक्शन लेस देन 0 है तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। ये f ऑफ x जब इक्वल टू 0 है तो इसका सिग्नम ऑफ दिस f ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये f ऑफ x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। जो सिंपली x के लिए जो चीज वैलिड है, ठीक है, वही चीज f ऑफ x के लिए वैलिड है। ये f ऑफ x कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन x² mod x, x² + 4, x² - 2, x3, कुछ भी फंक्शन इसके अंदर हो सकता है। तो हम लोग क्या सीखे यहाँ पे सिग्नम में कि ध्यान देने का बस 3 चीज है, एक्चुअली है एक ही चीज, 3 तरीके का, कि सिग्नम ऑफ, ठीक है, ये जो x है, ठीक है, इस x का क्या वैल्यू है, समझ में आ रहा है। वैल्यू मीन्स मतलब यहां पे मैं साइन बोल रहा हूं कि अगर ये पॉजिटिव है, इसके अंदर का जो भी वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, +1, किसका, सिग्नम ऑफ x का। अगर इसके अंदर 0 है तो इस सिग्नम ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अगर इसके अंदर निगेटिव है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। यही चीज तो इसमें देखना है। हम लोग जब डोमेन और रेंज निकालते हैं किसी फंक्शन का तो उसमें इस चीज की बहुत जरूरत पड़ती है, फिर लिमिट के क्वेश्चंस में भी इस चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। तो जैसे इसको डिनोट करते हैं हम लोग y इक्वल टू f ऑफ x, तो इसको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का, ठीक है। तो एक्चुअली जब कोई भी नंबर होता है, ठीक है, कोई भी आप नंबर जब लिखते हैं यहाँ पे, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये नंबर अगर x है तो इसको आप लिख सकते हैं कि इसका ये प्लस ये, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस तरह से आप किसी भी नंबर x को लिख सकते हैं। जैसे कि 6.7 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकालेंगे 6.7 का, तो ये कितना होता है, 6, ठीक है। और जब फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो इसका होगा 0.7,
ठीक है। तो जब किसी नंबर को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इट मीन्स ये क्या हो गया कि जब आप इसका वैल्यू आपको चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x, और इसको इधर लेके चलेंगे तो माइनस ऑफ दिस। तो ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है इसके अंदर, ठीक है। ये अगर आप समझ रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, तो आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन समझ गए हैं। तो इस चीज का वैल्यू कितना होगा, मतलब या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये क्या होगा ये हमको जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए कि जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, तो देखिए जैसे 6.7 का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो ये क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। जब 9.6 का निकालते हैं तो ये 9 होता है, ठीक है। 5 का अगर निकालते हैं तो ये 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि ये x जो है, ये x जिस नंबर का आप निकाल रहे हैं, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से होगा, ये कभी छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। 6.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी 7 नहीं होगा, 9.6 का कभी भी 10 या 11 ऐसा नहीं हो सकता, या तो 9 होगा, मतलब ये जो नंबर है वो होगा इटसेल्फ, नहीं तो उससे छोटा होगा। तो जब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा हमेशा, तो इट मीन्स कि इस फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये नॉन निगेटिव इसको आप बोल सकते हैं, नॉन निगेटिव, ठीक है। इट मीन्स 0 या 0 से बड़ा। तो अब जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए यहाँ पे कि जैसे आप निकाल रहे हैं 5.7, ठीक है, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, ठीक। तो इसको तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 0.7 होगा, और इधर आप इससे भी देख के लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको मैं बोला हुआ हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के वीडियो में कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का आता है कंसेप्ट, तो आप सबसे पहले क्या बना लीजिए, नंबर लाइन, ठीक है। ये जैसे 5.7 है तो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 4 है, इस तरह से नंबर लाइन है। उसमें 5.7 कहीं पे होगा, 5.7 मान लीजिए कि यहाँ पे 5.7 ये नंबर है, ठीक है। तो इससे ठीक इमीडिएट लेफ्ट में जो नंबर होगा, जो इंटीजर होगा, वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.7 ये कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5.7 माइनस 5, ठीक है, दिस इक्वल टू 0.7। इस तरह से आप निकाल सकते हो। और मैं हमेशा यही बोलूंगा कि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन आए तो हमेशा नंबर लाइन का यूज किया कीजिए, ऐसे ही देख के नहीं कीजिए, क्योंकि निगेटिव जब आता है तो आप हमेशा उसमें कंफ्यूज कीजिएगा और गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि ये जो 5 है ये है क्या, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। और ये जो पॉइंट था, ठीक है, तो आप ये देखिए कि इन दोनों का ये यहाँ क्या है, 0 पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ तक ये 0.7 है। तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग निकालते हैं -2.3, ठीक है। इसका देखिए कि इसका क्या होगा, इसको हम लोग नंबर लाइन पे लिखते हैं। ये हो गया 2 माइनस, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -1, इस तरह से नंबर लाइन है, उसमें -2.3 कहीं पे होगा। तो यहां पे मान लीजिए कि ये है -2.3, ठीक है। इसके ठीक इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -3, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -2.3, ये जो x है ये वाली x माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या है -3, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा -2.3 और ये +3, दिस इक्वल टू 0.7, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर इस तरह से डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि जो भी फ्रैक्शन में है उसको लिख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा -2.3, आप इसको लिख सकते हैं -0.3, जो कि गलत है। इसको इस तरह से हम लोग करेंगे तो ये 0.7। और हमें इससे पहले मैं बोला हूं कि जब भी ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 0.7 होगा। अब हम लोग इस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ये जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x।
तो जब अब ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे आ गया तो आप जानते हैं कि x अगर बिलोंग करता है, ठीक है, 1 से 2, ये ओपन इंटरवल, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का यहाँ पे वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। दूसरे वीडियो में है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, उसमें आप इसको देखिए, अच्छे से समझ में आएगा आपको। फिर जब x बिलोंग्स टू 2 से 3 है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। इस चीज को आप यहाँ पे इस तरह से लिखिए कि जब ये वैल्यू है तो इसका वैल्यू कितना होगा, x माइनस 1। समझ में आ रहा है? जब ये होगा यहाँ पे 2 से 3, तो इस चीज का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2, ठीक है। जब यहाँ पे x बिलोंग्स टू 3 से 4 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3। इसको जब आप पीछे की तरफ ले जाएंगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 से 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 0। फिर पीछे जाएंगे तो x प्लस 1, इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? अब इस चीज को हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। देखिए यहाँ पे ये हो गया x एक्सिस, ठीक है, और ये मान लीजिए कि ये हो गया मेरा y एक्सिस, ठीक है। ये है पॉइंट मेरा 0 0। अब देखिए ये बोलता है कि x अगर 0 से 1 है, 0 से मान लीजिए ये 1 है, ठीक है, तो इसका ग्राफ ये क्या है, यहाँ पे ये मान लीजिए कि y है, तो y इक्वल टू ये x माइनस 0 इक्वल टू कितना है, x, तो ये हो गया y इक्वल टू x का ग्राफ, ठीक है। y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से। तो आप यहाँ पे इस तरह से ये एक ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है, ये बनेगा इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि x जब 0 से 1 के बीच में तभी ये होगा। तो x जब 0 है, यहाँ पे 0 को हम लोग इंक्लूड किए हैं और 1 को यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो 1 पे मेरा यहाँ पे वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब x बिलोंग्स टू 1 to 2 है, ये मान लीजिए 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पे इसका वैल्यू x माइनस 1 है, तो y इक्वल टू x माइनस 1। ये इस ग्राफ को एक इधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, 2 ओपन इंटरवल है और 1 क्लोज है, तो 1 पे वैल्यू होगा और 2 पे नहीं होगा। इसी तरह से ये रिपीटेड होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये पीछे भी इस तरह से होगा, ये माइनस 1 है, ये माइनस 2 है, ठीक है, इस तरह से। ये यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन देख लीजिए, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितना हो सकता है, ये आपने कभी सोचा? उसका वैल्यू कितना होगा? जैसे 6.7, इसका कितना हो सकता है, 0.7। अगर कोई सिर्फ इंटीजर है तो वो 0 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट तो है नहीं। अगर कोई आप इस तरह से लिखें 6.99999, तो इसका कितना होगा, 0.99999, तो कभी ये 1 नहीं होगा। जब ये 7 हो जाएगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा 1 कभी नहीं होगा, लेकिन 1 से ठीक पहले होगा। तो ये इसीलिए ये वाली जो लाइन है यहाँ पे ओपन यहाँ पे ये ओपन है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगा इस फंक्शन का। आज हम लोग सीखेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन एक्चुअली इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से कि मॉड ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये हम लोग को सीखना है। तो जिस तरह से फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मीन्स अगर कोई एक फंक्शन है, ठीक है, इसमें हम लोग एक इनपुट देते हैं, ठीक है, और एक आउटपुट आता है, ठीक है। तो ये किस तरह का आउटपुट देगा ये फंक्शन, ये उस फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली ये फंक्शन क्या आउटपुट देता है, इसको पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसको समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है कि अगर आपका x जो है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये जो x है इसके अंदर वही x यहाँ पे आउटपुट देगा, ठीक है। और अगर x लेस देन 0 है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके अंदर माइनस x आउटपुट देगा। ऐसा ये क्या है, क्योंकि इसको इस तरह से समझिए कि
अगर मॉडुलस ऑफ 5 निकाल रहे हो, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, ये 5 क्या है, ये 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जैसा ये है वैसा ही, सेम टू सेम 5। और अगर हम निकाल रहे हैं -5, ठीक है, इसका क्या होगा मॉडुलस, इसका हो जाएगा माइनस ऑफ ये जो x है, इसके अंदर क्या है x -5, तो इसके अंदर -5 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5। तो इन दोनों चीजों से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, मतलब नॉन नेगेटिव, हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 नंबर ही इसका आउटपुट होगा। मॉडुलस फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, इसका जो भी वैल्यू लिखा हुआ, जैसे हम लोग लिखते हैं ना +2 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, लेकिन इसका जो भी इक्वल होगा वो 2 होगा, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसका देगा, प्लस माइनस से इसको कुछ लेना देना नहीं होगा। यहां पर देखिए जैसे ये है ना कि अगर आप 5 लिखते हैं, अगर पॉजिटिव नंबर है, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है नंबर, अगर कोई जैसे 6 है, 7 है, 8 है, कोई भी नंबर है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है, तो उसको कुछ नहीं करना है इस नंबर को, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, इसको इस फंक्शन को पॉजिटिव आउटपुट देना है, तो जैसा वो x था वैसा डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर निगेटिव था, ठीक है, कोई फंक्शन अगर कोई वैल्यू निगेटिव था, -6 था, -7 था, -8 था, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए क्या करना पड़ेगा इस फंक्शन को, ये फंक्शन क्या करेगा कि इसको मल्टीप्लाई कर देगा एक और निगेटिव से, तो ये निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर x निगेटिव है तो उसमें उस x में एक नेगेटिव यहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर देता है, जिससे कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को क्या देखना होगा, यहाँ पे देखिए ये पीस वाइज फंक्शन है, 2 भाग में बटा हुआ है, पॉजिटिव के लिए एक अलग वैल्यू दे रहा है और नेगेटिव के लिए एक अलग वैल्यू दे रहा है, तो हम लोग दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाएंगे और फिर एक साथ कंबाइंड कर देंगे तो मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बन जाएगा। देखिए कैसे, ये क्या है, x है, इट मीन्स कि f ऑफ x इक्वल टू x है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि y इक्वल टू ये x है, तो y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे ये कर लीजिए नंबर लाइन, सॉरी ये x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है। अब y इक्वल टू x का एक ग्राफ बनाई, तो y इक्वल टू x का ग्राफ किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन क्रॉसिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, और ये एंगल जो होता है ये 45 डिग्री होता है, ठीक है, y इक्वल टू x 45 डिग्री हो गया, तो ये हो गया किस चीज का इक्वेशन, y इक्वल टू x का। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने की चीज है कि ये टोटल जो है ये डिफाइंड किसके लिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, तो सिर्फ ये x कहां से, y एक्सिस के राइट साइड में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स यहां से इधर की तरफ के लिए ये ग्राफ वैलिड है, इधर ग्राफ वैलिड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से मिटा देंगे, ठीक है, ओमिटेड कर दिए ये वाला पार्ट। अब क्या करना है, नेक्स्ट बनाइए y इक्वल टू, ये वाला क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -x, ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, और ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे कितना, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है, तो -1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है, ये 135 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये क्या बोलता है कि x लेस देन 0, मतलब यहां से इधर के लिए ये वाली ग्राफ डिफाइंड है, तो इसके नीचे ये जो है इसका तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे, ठीक है। तो अब जो ये ग्राफ बच गया, ये किसका बच गया, मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, तो इस तरह से बन गया यहाँ पे ग्राफ ये वाली, ठीक है। और एक चीज और आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री है, इसका कोई यूज नहीं है वैसे यहाँ पे, लेकिन ये 90 डिग्री होता है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा हमेशा ये इस तरह से, ठीक है, इस शेप का होता है, वी शेप का, इस तरह से यहाँ पे 0 0, ठीक है, तो ये मॉड ऑफ x का ग्राफ बन गया।